This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलती है। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आज एक बहुत ही खास दिन है। हमने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, यानी हमारी सेंचुरी हो चुकी है। बिल्कुल आशुतोष, और हम तो यही चाहेंगे कि ऐसी कई सेंचुरी हम आगे भी पूरी करते रहें। फिलहाल तब तक प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी जाकर ले सकते हैं। यहाँ कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की भी राय चाहते हैं, वो भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। साथ ही शहर, बजट या साइज के हिसाब से भी आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। कनॉट प्लेस जैसे दिल्ली के पुराने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स खो रहे हैं अपनी चमक। पुरानी साख लौटाने के लिए क्या कदम है जरूरी? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और नवरात्र के मौके पर बिल्डर दे रहे हैं एक से एक सुहावने तोहफे। दिल्ली के नेहरू प्लेस और कस्तूरबा गांधी मार्ग में 70-80 के दशक में बनी ऊंची ऊंची इमारतों ने न सिर्फ दिल्ली की स्काईलाइन को बदला था, बल्कि ये इलाके कनॉट प्लेस की तरह दिल्ली में हो रहे कारोबार का केंद्र भी बन गए। लेकिन क्या अब इनके दिन लद गए हैं? गुड़गांव और नोएडा दिल्ली में ऑफिस स्पेस ढूंढ रही कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में क्या दिल्ली के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अब कितने दिन तक अपना दबदबा कायम रख पाते हैं, ये देखना है। 2012 कनॉट प्लेस में ऑफिस खोलना यानी दुनिया के चौथे सबसे महंगे इलाके में अपनी कंपनी की तख्ती लटकाना। 2013 वक्त बदला और कनॉट प्लेस गिर के 8वें स्थान पर आ गया। ये बात सामने आई है रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कुशमन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट में। कनॉट प्लेस की घटती साख के पीछे कई वजह गिनाई जा रही हैं। 2013 में डॉलर और यूरो के बदले रुपए का गिरना, महंगा किराया या फिर सप्लाई की कमी से मजबूर कंपनियों का दूसरी जगह रुख करना। कनॉट प्लेस ही नहीं, दिल्ली के लगभग सभी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स की कहानी कुछ ऐसी ही है। फिर चाहे वो भिकाजी कामा प्लेस हो या नेहरू प्लेस। दिल्ली में कदम रख रही मल्टीनेशनल कंपनियों की निगाह में अब इनकी वो जगह नहीं रह गई जो पहले थी। अब इन्हें गुड़गांव और नोएडा नजर आने लगे हैं। गुड़गांव में जो ज़मीन के रेट्स हैं जिस पे बिल्डिंगें बनाई गई हैं वो काफ़ी कम रेट पे जब ली गई थी, काफ़ी कम रेट पे ली गई थी। इस वजह से डेवलपर्स कंपटीशन दे सकते हैं कनॉट प्लेस और इनको। दूसरा, गुड़गांव में जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं या नोएडा में जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाई जा रही हैं। इनकी मेंटेनेंस जो कंपनीज चाहती हैं उस तरह की या टेनेंट चाहती हैं उस तरह की दी जा रही है। इस वजह से काफ़ी कंपनीज जिनको ज़्यादा बड़ी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वो नोएडा या गुड़गांव जा रहे हैं। कुशमन एंड वेकफील्ड के मुताबिक दिल्ली CBD यानी कनॉट प्लेस का किराया सबसे ज्यादा है। यहाँ औसतन हर महीने 294 रुपए प्रति वर्ग फुट किराया लिया जाता है। ये इलाका सरकारी महकमों के करीब होने के चलते कंपनियों की पसंद साबित होता है। दक्षिण पूर्व दिल्ली यानी जसोला, मुनीरका, साकेत और नेहरू प्लेस का किराया है 121 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति महीना। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल में दफ्तर खोलने वालों को हर महीने 197 रुपए हर स्क्वायर फुट के हिसाब से चुकाना पड़ता है। और अब इन इलाकों को चुनौती मिल रही है गुड़गांव CBD जैसे सस्ते इलाकों से। इसमें साइबर सिटी और MG रोड का इलाका आता है। यहाँ का किराया बस 76 रुपए प्रति वर्ग फुट है। गुड़गांव के दूसरे इलाकों में 67 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का किराया वसूल किया जाता है। वहीं सबसे सस्ता है नोएडा, जहां का किराया सिर्फ 48 रुपए प्रति स्क्वायर फुट है।
इतने महंगे किराए और उसके एवज में मिलने वाली सुविधाओं की कमी के चलते कंपनियां दूसरे नए इलाकों में जाकर दफ्तर खोलना पसंद कर रही हैं। जो यहाँ हैं उनकी अपनी वजह है। ये सारी या तो उन लोगों के पास हैं जिन्होंने बिल्डिंग्स खरीदी हुई हैं, जैसे LIC हो गई, या फिर आप बीकाजी देखेंगे तो आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो गया या गेल हो गया। इन लोगों की अपनी बिल्डिंग्स हैं, सो ये लोग वहाँ से एक्सपेंशन के लिए बाहर जा सकते हैं, बट दे अपनी बिल्डिंगें छोड़ेंगे, किराए के लिए नहीं छोड़ेंगे वो। सो ये कंपनीज तो विल बी देयर। नाउ बिसाइड्स दीज देयर आर बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने कनॉट प्लेस में या बीकाजी गाँव प्लेस में अपनी अपनी फ्लोर्स खरीद रखे हैं, किसी ने 8,000, किसी ने 10,000 स्क्वायर फीट। सो ये लोग भी मूव नहीं करेंगे। 2014 की पहली तिमाही में दिल्ली के CBD में कोई नई सप्लाई नहीं आई है। ऐसे में कंपनियों के पास जगह ढूंढने के लिए गुड़गांव या नोएडा जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। लेकिन अगर सालों से दिल्ली के कमर्शियल रियल एस्टेट का ताज पहने इन इलाकों को अपनी साख कायम रखनी है तो इन्हें अपने रखरखाव और सहूलियतों को बेहतर करना होगा। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, NDTV के लिए। तो चलिए इस विषय पे और चर्चा करते हैं। हमारे साथ श्री सुनील कुमार दहिया हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर विघ्नेश्वर डेवलपर्स, और श्री अमित ओबेरॉय, नेशनल डायरेक्टर वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज एंड रिसर्च, कोलायर्स इंटरनेशनल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। अमित, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आप ये बताइए, जो ये हमने एक शिफ्ट देखा है, और ये अब की बात नहीं है, पिछले 10 साल में बहुत एक बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसमें जो MNCs हैं और काफ़ी भारतीय कंपनी भी अब नोएडा और गुड़गांव में अपना हेड ऑफिस तक बनाने में ज़्यादा इच्छुक हैं, और वो CP और नेहरू प्लेस जैसे इलाकों की तरफ अब ध्यान नहीं देते। सिर्फ प्राइसिंग की ही बात नहीं है, सबसे बड़ा मसला क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का है यहाँ पर? जितनी ज़्यादातर बिल्डिंगें जो कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस, बीकाजी कामा प्लेस में है, ये सब बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये पुराने स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनी गई थी, तो इनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी कम है, इनकी पार्किंग रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम है, और इन बिल्डिंगों की जितनी एमिनिटीज़ है वो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही कम है। तो जो नई कंपनियां आ रही हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो नई मॉडर्न ग्रेड A फैसिलिटी बिल्डिंग्स लें, जो कि गुड़गांव और नोएडा में आज अवेलेबल हैं। दूसरा ये है कि सप्लाई बहुत कम आ रही है हमारे कनॉट प्लेस, नोएडा, नेहरू प्लेस वगैरह एरिया में। तो जो सप्लाई बहुत कम आती है उसकी, और ग्रेड A सप्लाई आती है, उसके रेंटल काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो जो सेगमेंट कनॉट प्लेस में अफोर्ड कर सकता है वो वही सेगमेंट है जो कि गवर्नमेंट के पास हो, या फिर कंसल्टिंग सेगमेंट हो, या ऑयल एंड गैस हो, जिसका गवर्नमेंट से रिलेशनशिप हो। 60% से ज़्यादा जो आपकी अब्जॉर्प्शन होती है NCR में वो ITES है, जो कि काफ़ी कॉस्ट कॉन्शियस कंपनीज़ हैं और जिनको ग्रेड A फैसिलिटी, बड़ी फ्लोर प्लेट चाहिए, जो कि नोएडा और गुड़गांव में मिल रही हैं आज। तो सुनील जी, आपने भी एक ट्रेंड देखा है कि जब बिजनेस पार्क्स बनने शुरू हो गए, NCR में बड़ी बड़ी स्पेस अवेलेबल होने लग गई, तो कंपनीज जो हैं वो अब पसंद करती हैं कि गुड़गांव जाएं या नोएडा जाएं, वहाँ सस्ता पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मेन है आज के दौर में वो ये है कि मेनली जो यूथ है वो बिज़नेस के अंदर आ रहा है, काम के अंदर आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहा है। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जो यूथ को अट्रैक्ट कर पाए। आज की डेट में जितनी भी CBDs दिल्ली के अंदर हैं वो यूथ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही। अगर आप देखेंगे तो वो आज की डेट में जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यूथ के लिए हैं ही नहीं। दे आर फॉर मिडल एज एंड मे बी पोस्ट प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट वाली जो एज ग्रुप्स हैं, उनके लिए वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं सारी दिल्ली और NCR में उनके आसपास, और यही फिनोमेना आप सारे मेट्रोज़ में देखेंगे। तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए आज की डेट में यू हैव टू प्रोवाइड दैट A ग्रेड ऑफिस स्पेस ऑफ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। तो अमित, फिर वो क्या वजह है कि इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कमियां होने के बावजूद हमने देखा 4 से 5 साल लग गए CP का जो एक रीडेवलपमेंट का जो प्लान था, जो कि अनाउंस किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के आसपास, लेकिन शायद वो पिछले कुछ महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है। CP का जो एक रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हो गया था CP के इलाके में कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को आई। तो इसके चलते भी वहाँ के रेंटल रेट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्या निवेशक अभी भी वहाँ निवेश करना चाहते हैं? रेंटल रेट इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि CP की लोकेशन बहुत बढ़िया है। आप कहीं भी दिल्ली में रहें तो CP काफ़ी पास पड़ता है, और CP की मेट्रो से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आज भी अगर आप गुड़गांव देखें, किसी भी ऑफिस में चले जाए, 60 से 80% लोग जो गुड़गांव में काम करते हैं वो दिल्ली के हैं,
वो दिल्ली से ट्रैवल करते हैं गुड़गांव या नोएडा जाने के लिए। तो सीपी की आज भी काफ़ी डिमांड है, और कंपनी जो कि अगेन मैंने जैसे पहले कहा था जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट के पास रहे। एम्बेसी हो गई, आपकी प्रोफेशनल कंपनीज हो गई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी, ये आज भी सीपी में रहना चाहती हैं। अमित, ये कह सकते हैं कि जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, कंसल्टिंग जैसे जो बिजनेसेस हैं, वो गुड़गांव नोएडा ज़्यादा प्रेफर करते हैं दिल्ली सीबीडी के मुकाबले? बिल्कुल। ये कंपनीज जो हैं आईटी सेगमेंट, जो कि 60% आपके पूरे अब्जॉर्प्शन की टेकअप लेती हैं, ये बहुत ही कॉस्ट कॉन्शियस कंपनीज़ हैं। इनका एवरेज रेंटल जो होता है 30 रुपये से 90 रुपये के बीच में ये देखते हैं। इस रेट पे आपको दिल्ली सीपी में कोई जगह नहीं मिलेगी। बहुत लिमिटेड सप्लाई आ रही है, लिमिटेड सप्लाई की डिमांड बहुत ज़्यादा है। 300-350 रुपये का रेंज है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती कंपनीज़। सर, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो चाहती हैं कि चाहे बड़ा ऑफिस स्पेस ना लें, लेकिन सीबीडी में, दिल्ली के सीबीडी में एक ऑफिस ज़रूर खोल के रखती हैं, छोटे छोटे दफ्तर ज़रूर होते हैं। क्या वजह होती है कि कंपनियां दिल्ली में ज़रूर अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं? देखिए, दिल्ली इज़ लाइक अ पावर सेंटर, सो एक लाइजॉन ऑफिस आपका दिल्ली में रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जहाँ पे आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। तो अगर आपको अपने बिजनेस को गवर्नमेंट के साथ इनेबल करना है तो आपको एक लाइजॉन ऑफिस दिल्ली में, और बाकी जो आपके ऑपरेशंस हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट, वो सारा आप एनसीआर्स में ले जा सकते हैं। तो आपकी एक तरह से कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, लेकिन आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो सेम रहेगी। तो सुनील, जो मास्टर प्लान के तहत हम जो एक डेवलपमेंट देखेंगे, उसके तहत वो कौन से ऐसे पोटेंशियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दिल्ली के अंदर आ सकते हैं? देखिए, आज की डेट में जो इन सीटू रीडेवलपमेंट अगर हम सोचें तो दैट इज़, उसका जो लाइफ स्पैन है बहुत हाई है। इंस्टेड आप अगर नए एरियाज़ को जनरेट करते हैं, जैसे मेट्रो जोन्स हैं, जितने भी मेट्रो जोन्स हैं, मेट्रो के स्टेशंस हैं, मेट्रो के साइड्स जो रेजिडेंशियल जोन्स हैं, अगर आप उनको सीबीडीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि इट मेक्स बिजनेस सेंस फॉर एनीवन टू शिफ्ट रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, अगर उसको अपने लैंड वैल्यू बहुत हाई मिलती है तो मेट्रो जोन के आसपास जितना भी एरिया है हम उसको कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे रीवाइटलाइज कर सकते हैं और उसको न्यू जोनिंग कर सकते हैं। दैट विल बी मोर ईजियर दैन गोइंग फॉर इन सीटू रीडेवलपमेंट। जी, चलिए आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। सुनील, आपका इसमें एक्सपीरियंस है, इसलिए कि जब मल्टीपल ओनरशिप की हम इसमें बात कर रहे थे कि एक ही बिल्डिंग के अंदर अलग अलग फ्लोर ले लिए हैं या एक कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी की बिल्डिंग है, तो ऐसे में मेंटेनेंस और लोगों के बीच में तालमेल बिठा करके किसी बिल्डिंग को अच्छा रखना और उसमें फैसिलिटीज़ देना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो इंडिविजुअली जितने ऑफिस स्पेस लॉकेबल स्पेसेस थे, उनकी जो एवरेज फ्लोर प्लेट्स हैं वो तकरीबन 500 स्क्वायर फीट के से 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं आती अगर एवरेज निकालें। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट रेट अगर आप 40% लेते हैं तो टोटल बिल्डिंग सफ़र करने लग जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि बिल्डिंग की रिडंडेंसी क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ पे फिर जो विजिटर्स हैं उसका भी फुटफॉल ड्रॉप हो जाता है, जो टेनेंट्स हैं उनका भी एक्सोडस हो जाता है, और जो ओनर्स हैं दे आर लिटरली सफरिंग विदाउट लिक्विडिटी। तो अल्टीमेटली बिल्डिंग्स जो है रिडंडेंसी की तरफ चले जानी जाती हैं। मेरे ख्याल से जो मेट्रो डेवलपमेंट का उदाहरण सुनील ने दिया, उसका सबसे अच्छा उदाहरण नेहरू प्लेस में दिखता है, जहाँ पर नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। तो शायद ऐसे डेवलपमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में इस अहम चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।